Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of January 2023. तो गाइस आज है तारीख 16 जनवरी 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आगे यूपीएससी लगा देना। अगर आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से चैनल का नाम लिखोगे आपको यह वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहाँ पर भी आप लोग दीपक यादव एजुकेशन जैसे ही लिखोगे आपको मेरा चैनल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। तो आपको पता होगा हमेशा हम लोग अपने वीडियो को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है साउथ कोरिया को, काफ़ी चर्चा में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको यहाँ पर पेयर्स दिए गए, एक तरफ किंग का नाम दिया गया है, एक तरफ उनकी डायनेस्टी का नाम दिया गया है। तो कौन से किंग कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है या फिर आपको बताना है कौन से किंग की कौन सी डायनेस्टी थी, यहाँ पर आपको करेक्टली पेयर के बारे में बताना है। तो 4 पेयर्स दिए गए हैं। जैसे पहला पेयर आप देखोगे तो उसमें बोला गया है फर्स्ट में ननुका किंग और आगे दी गई है चंडेला डायनेस्टी। क्या ये सही मैच है? ननुका किंग की चंडेला डायनेस्टी थी। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आप देखोगे, दूसरा बेसिकली पेयर देखोगे तो यहाँ पे बोला जाता है जयाशक्ति किंग और यहाँ पे डायनेस्टी का नाम है परामरा। देन उसके बाद में यहाँ पर तीसरे किंग का नाम है नागाभत II और डायनेस्टी का नाम दिया गया है गुर्जरा प्रतिहारा। देन उसके बाद में चौथे में देखने को मिलेगा भोजा। देन उसके बाद में डायनेस्टी का नाम दिया गया है राष्ट्रकूटा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो पेयर्स हैं इनमें से कितने पेयर सही हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हाउ मैनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच। ये नहीं पूछा गया कौन सा पेयर सही है, पूछा गया कितने पेयर सही हैं इनमें से, इन चारों में से कितने सही हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। अब उसके बेसिस पर अपने आंसर को लिखना। ऑप्शन ए बोलता है 1 पेयर सही है इन चारों में से, ऑप्शन बी बोलता है केवल 2 पेयर सही हैं इन चारों में से, ऑप्शन सी बोलता है केवल 3 पेयर सही हैं या फिर ऑप्शन डी बोलता है चारों के चारों पेयर सही हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और स्टार्ट करेंगे। देखो आज का जो थंबनेल वाला आर्टिकल होगा ना, इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, वहां पे आपको सारी बातें पता चल जाएगी। क्या होता है कोरोनरी स्टेंट को लेकर क्या बवाल हो रहा है वो सब आगे मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको लग रहा होगा आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर कहाँ गया, मतलब ये जो सेशन है काफ़ी बदला सा लग रहा है। ये तो मॉर्निंग का 5 बजे वाला वीडियो लग रहा है। हाँ, दोनों ही वीडियो को मैंने कंबाइन कर दिया है, मतलब द हिंदू का वीडियो और जो इंडियन एक्सप्रेस वाला है दोनों को आज मैंने कंबाइन किया है। हमेशा के लिए कंबाइन नहीं किया है, केवल आज के लिए। तो आप सोच रहे होंगे न्यूज़पेपर कहाँ गया, तो आज न्यूज़पेपर द हिंदू का पब्लिश ही नहीं हुआ है। ये बेसिकली कल के न्यूज़पेपर में द हिंदू ने अपनी साइड से इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को दे दिया था। तो यहाँ पे पोंगल की वजह से 16 जनवरी को यहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होगा, ये बात द हिंदू ऑलरेडी मेंशन कर चुका है। अगर यहाँ पे कोई भी एडिशन मिलता है तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए परेशान ना होना। वैसे आएगा नहीं, ये हर साल की कहानी है। हर साल यहाँ पर पोंगल पर छुट्टी होती है, देन उसके बाद में होली पर भी होती है, देन उसके बाद में यहाँ पर दीपावली पर भी होती है। आप देखोगे तो हम यहाँ पर इन 4-5 दिन, साल में 4-5 दिन है जहाँ पर द हिंदू पब्लिश नहीं होता है। तो आज भी पब्लिश नहीं हुआ है, तो इस वजह से आपका जो सेशन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग किस सेंस में होगा, क्योंकि आपको मैं कई सारे आर्टिकल कवर करवाऊंगा अलग अलग न्यूज़पेपर के, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपना दिन पूरा वेस्ट नहीं कर सकते और जैसा हमारा दिन चलता है ना उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आगे सेशन हमारा रहेगा, भले ही द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश ना हो लेकिन हमारा वीडियो आएगा। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो मैं डिटेल से समझाऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वीडियो के एंड में जो एक टेस्ट दिया गया है ना उसको स्किप नहीं करना है। आप पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से सुनोगे और फिर उसके बाद में वीडियो के लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना और देखना कि आपका कितना स्कोर आया है। आपको मज़ा आएगा। मतलब जो द हिंदू वाले हैं ना, जो इंडियन एक्सप्रेस को नहीं देखते हैं मॉर्निंग में, आज उन्हें पता चलेगा कि मॉर्निंग वाले वीडियो में आखिर क्या चलता है। तो आपकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन की। बस करना इतना यार, मेरी बात ज़रूर मान लेना, वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना और लास्ट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर अपना स्कोर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि आपका स्कोर कितना आया है।
ठीक है। तो आज का जो पहला हमने न्यूज़ आर्टिकल लिया है वो द प्रिंट से लिया है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, इस भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर जो बर्ड की काउंटिंग है वो पिछले कुछ समय पे थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। बर्ड्स की जो काउंटिंग है, बर्ड्स की यहाँ पर संख्या है वो इंक्रीज हुई है, आप ऐसा कह सकते हो। ये बात हमें पता चलती है। ये कैसे पता चलती है? तो हाल ही में यहाँ पर एक सेंसस रिपोर्ट आई है जहाँ पर हमने बर्ड्स की काउंटिंग की है। तो इस सेंसस रिपोर्ट को यहाँ पर पब्लिश किया गया है या फिर रिलीज किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू ओडिशा के अंदर में। और उन्होंने ये बताया कि जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो बर्ड्स की संख्या है वो इंक्रीज हुई है। पिछले साल यहाँ पे बर्ड्स की संख्या लगभग 1,38,107 थी, यानी कि 1,38,107। तो इस साल यहाँ पर ये बढ़कर 1,39,959 हो गई है। तो 1,40,000 के आसपास करीबन हो चुकी हैं। तो इस वजह से यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क आपका न्यूज़ में आ चुका है। तो ये तो आपने न्यूज़ डिस्कस किया, आखिरकार खबर क्या चल रही है। लेकिन करना क्या होगा, इसका एक बैकग्राउंड डेटा डिस्कस करना होगा। जब तक आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगा तब तक आप एग्जामिनेशन में कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एग्जामिनेशन में जो सवाल आएगा वो इसके बैकग्राउंड डेटा से, यानी कि खासकर आपसे पूछ लिया जाएगा भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात, रिपोर्ट क्या बोलती है, मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट के अंदर बताया गया जो चिड़िया की संख्या है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन प्रजाति नहीं बढ़ी है, प्रजाति कम हुई है। पिछले साल यहाँ पर 144 स्पीशीज थी, अब की बार 140 स्पीशीज हैं। स्पीशीज तो यहाँ पर प्रजातियाँ तो कम हुई हैं, लेकिन उन्हीं प्रजातियों में जो संख्या है ना उनकी वो इस बार बढ़ी है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो अब हम बात करेंगे पहले भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा हर साल प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं भितरकनिका नेशनल पार्क, कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है। तो पहली चीज़ तो आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो नेशनल पार्क है कहाँ पर स्थित है, तो ओडिशा के अंदर स्थित है। और स्पेशली ओडिशा के अंदर में जो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहली चीज़ जो कि ध्यान में रखनी है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा सुंदरबंस जो है वो सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है। आपको वहाँ पर मैंग्रोव वाले जो प्लांट्स है वो देखने को मिलते हैं जो कि आधे पानी में नजर आते हैं, है ना। तो सुंदरबंस के बाद में यहाँ पे आप कह सकते हो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है वो आपको भितरकनिका नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्टली अगर हम लोकेशन को देखें तो आपको यहाँ पर ऊपर हमारे महान भारत का मैप दिखेगा। यहाँ पर एग्जैक्टली ये है ओडिशा का मैप। अगर हम इसको जूम करें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये मैप नजर आएगा। ओडिशा के मैप में जहाँ जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मार्किंग्स है वो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इस प्रकार से आपको ऊपर जाना और यहाँ पर मैं गोला बना रहा हूँ, ये रहा भितरकनिका नेशनल पार्क। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके पास में ही गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा ओलिव रिडले टर्टल पाए जाते हैं, ये आपने पता होगा, है ना। और उसके बाद भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो भितरकनिका नेशनल पार्क इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल में देखो एक होता है घड़ियाल वाला चंबल रिवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सॉल्ट वाटर है, जो खारे पानी में मिलने वाला मगरमच्छ है ना, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। तो आप ऐसा कह सकते हो, आपसे सवाल बन सकता है कि खारे पानी वाला जो क्रोकोडाइल है उसका घर कहाँ पर है इंडिया के अंदर, मेजरली उसका होम किसको हम बोलते हैं, तो भितरकनिका नेशनल पार्क को हम लोग उसका होम बोलते हैं। इसके बराबर में गाहिर माता बीच है, मैंने आपको इसको भी यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओलिव रिडले टर्टल्स पाए जाते हैं, ये भी आपने पता चल गया है। भितरकनिका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लगभग 8 प्रकार की जो अलग अलग प्रजातियां हैं किंगफिशर बर्ड्स की वो भी पाई जाती हैं। और ये ऐसा बहुत कम ही होता है ऐसा कहीं देखने को मिले, किंगफिशर की बर्ड्स की प्रजातियां बहुत कम ही से नजर आती हैं, लेकिन इसकी 8 प्रजातियां आपको यहाँ पर भितरकनिका में देखने को मिलती हैं। इस वजह से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो गई। ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल था और इसका सारा का सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब देखो यूपीएससी ने ना एक क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमने जो भी बातें डिस्कस की हैं इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, इसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू चेक करेंगे। 2017 का ये क्वेश्चन है। 2017 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स वाले मगरमच्छ को अगर आपने देखना है, घड़ियाल्स वाले मगरमच्छ को उनके नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरली जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पे देखना है, तो कौन सी बेस्ट जगह होगी विजिट करने के लिए। ऑप्शन ए भितरकनिका मैंग्रोव्स, ऑप्शन बी चंबल रिवर, ऑप्शन सी पुलिकट लेक या फिर ऑप्शन डी दीपोरबिल। तो कौन सी बेहतरीन जगह होगी। मैंने आपको बताया घड़ियाल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है वो है चंबल रिवर, तो बेसिकली यहाँ पर बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने कई बार घड़ियाल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। इसका साइंटिफिक नेम है गैवियलस गैंगेटिकस। इसको हम गैवियाल के नाम से भी जानते हैं। फिश को खाने वाला ये क्रोकोडाइल की स्पीशी है जो कि गैवियलिडे फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ऐसे सवाल बन सकते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर किसके बारे में बताया, घड़ियाल के बारे में। ऐसे ही आपसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में भी पूछा जा सकता है या ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई बात, मज़ा आ गया। आगे आते हैं।
आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक का, इसको और ऊपर लेकर जाना है और सभी लोगों ने लाइक का बटन यहीं पर कहते ही प्रेस कर देना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल, यहाँ पे बात आती है पीआईबी की, तो पीआईबी से इस आर्टिकल को उठाया गया है, ठीक है। तो पीआईबी में एक आर्टिकल आया है जो कि बेसिकली नेशनल साइंस डे के बारे में। रिसेंटली हमने नेशनल साइंस डे का जो सेलिब्रेशन है वो क्या है, इस वजह से यहाँ पर आने वाले समय पर होने वाला है, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है, ठीक है। रिसेंटली बोल रहा हूँ मैं। देखो अब क्या है, खबर क्या है, न्यूज़ क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। तो हाल ही में ना जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने यहाँ पर एक थीम रिलीज कर दिया है अब की बार साल 2023 के नेशनल साइंस डे का। तो वो थीम तो आपको ध्यान में रखनी होगी वनडे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थीम उसका रिलीज कर दिया गया। तो और वो थीम क्या है मैं आपको बता देता हूँ हाथों हाथ। देखो जो थीम है नेशनल साइंस डे 2023 का वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग आपको पता होगा थीम एज इट इज़ रटना होता है, वनडे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सरकार ने यहाँ पर हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे जो है ना वो यहाँ पर मनाया जाता है सरकार के थ्रू, और सरकार इस चीज़ को डेजिग्नेट भी करती है। और बेसिकली 1986 से हम लोग यहाँ पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ध्यान रखना 1986 है, 1986 से नेशनल साइंस डे हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। बात क्लियर हो गई। अब इस दिन होता क्या है, इस दिन जो हमारे सर सीवी रमन है, आपको यहाँ पर इनका पिक्चर दिख रहा होगा, सीवी रमन सर ने क्या किया था, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के बारे में अनाउंस किया था। रमन इफेक्ट आपको पता होगा ना, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के बारे में यहाँ पर इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1930 के अंदर में। तो इस वजह से भी हम लोग यहाँ पर इसको एज अ नेशनल साइंस डे देखते हैं। तो 28 फरवरी बेसिकली एज अ नेशनल साइंस डे देखा जाता है। ध्यान रखना 2023 का थीम क्या है, और यहाँ पर इस दिन सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के बारे में अनाउंस किया था। कभी मैं आपको डिटेल से बढ़ा दूंगा रमन इफेक्ट क्या होता है, अभी यहाँ पर बस खाली इतना नाम ध्यान रखना। तो इसकी डिस्कवरी यहाँ पर इन्होंने अनाउंस की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको एक नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 के अंदर। तो छोटा सा आर्टिकल था, वन लाइनर आर्टिकल था, तो हमने इसको भी साथ ही साथ में कवर कर लिया है। पीआईबी का एक आर्टिकल हो गया। देन हम लोग ऑल इंडिया रेडियो का यानी AIR का भी एक आर्टिकल लेकर आए हैं, इसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वो सब मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, ई संजीवनी के बारे में। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के बारे में हमने पहले पढ़ रखा, याद होगा। आर्टिकल में बोला गया है कि जो ई संजीवनी है ना, ये बेसिकली यहाँ पर इन्होंने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ने एक और माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। लगभग 9 करोड़ के आसपास यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं। 9 करोड़ लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ई संजीवनी पोर्टल जो बेसिकली है वो न्यूज़ में है, ये सर्विस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो हुआ क्या, न्यूज़ यहाँ पर यह कि हमारी केंद्र सरकार ने बताया कि जो ये टेलीमेडिसिन सर्विस है जिसको हम लोग ई संजीवनी बोलते हैं, तो इसने हाल ही में यहाँ पर एक माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। 9 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर लोग रजिस्टर हो चुके हैं, 9 करोड़ से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। नाउ अब समय यह है कि हम लोग समझें ई संजीवनी क्या है, क्योंकि ये तो हो गया आपका करंट इशू और इसमें से कोई सवाल बनने वाला है नहीं। करना क्या होगा, इसमें से ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकालनी होगी जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा, वो आ जाता है हमारा ई संजीवनी। तो ई संजीवनी क्या है समझते हैं। ई संजीवनी बेसिकली एक यहाँ पर वेब बेस्ड कॉम्प्रहेंसिव टेलीमेडिसिन सोल्यूशन है। अब ये टेलीमेडिसिन सोल्यूशन क्या होता है, यानी कि ऑनलाइन वे में आप डॉक्टर के साथ में बातचीत कर अपनी जो हेल्थ है ना उसका यहाँ पर चेकअप करवा सकते हो। तो एक वेबसाइट बेस्ड पूरा का पूरा ये सोल्यूशन होता है, जहाँ पे टेलीफोन के माध्यम से पूरा का पूरा आप डॉक्टर के साथ में बातचीत कर अपनी हेल्थ का चेकअप करवा सकते हो, ठीक है ना। तो इस टेलीमेडिसिन सोल्यूशन को बेसिकली लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, और ये हमारी सरकार के अंडर में बॉडी आती है, ध्यान रखना पूछा जा सकता है। तो इस मिनिस्ट्री के अंडर में इसको लॉन्च किया गया साल 2009 के अंदर स्पेशली। देन उसके बाद यहाँ पर इस पूरे ई संजीवनी प्लेटफॉर्म को बनाया किसने था, क्रिएट किसने किया था, ये तो हमने लॉन्च की बात कर दी, क्रिएट किसने किया था, तो इसको क्रिएट किया गया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसको हम लोग CDAC के नाम से जानते हैं, जो मोहाली के अंदर आपको ये सेंटर देखने को मिलेगा। इसी ने यहाँ पर ई संजीवनी को क्रिएट किया है। अब ई संजीवनी के भी अपने आप में 2 मॉड्यूल्स हैं, या फिर आप कह सकते हो 2 मॉडल्स हैं। पहला मॉड्यूल आप देखोगे वो है ई संजीवनी ABHWC। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, यानी कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से क्या होगा, जो डॉक्टर्स हैं वो जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में बातचीत कर पाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ में कंसल्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। तो इसको यहाँ पे 2019 में लॉन्च किया गया था।
तो ये तो हो गया इसका एक पहला मॉड्यूल। जो दूसरा मॉड्यूल है वो है ई संजीवनी ओपीडी। ओपीडी के अंदर मकसद है पेशेंट टू डॉक्टर का। यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं ना वो डॉक्टर के साथ में बातचीत करते हैं, है ना, कुछ ऑनलाइन वे में बातचीत की जाती है और अपना हेल्थ चेकअप यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। जो ई संजीवनी ओपीडी है इसको 2020 में हम लेकर आए थे कोविड के समय पर, जब लॉकडाउन्स वगैरह लगे हुए थे तब यहाँ पर इसको लेकर आया गया था ओपीडी को, ठीक है ना। इससे यहाँ पर क्या हुआ था, इससे आप यहाँ पे बाहर जाने से बच जाते, है ना। इवन यहाँ पर आपको जैसे कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक जाना पड़ेगा अपना चेकअप करवाने के लिए, उस वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। एक ऑनलाइन वे में अपने आप को इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करवा कर अपना ऑनलाइन चेकअप आप करवा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका एक मकसद होता है ई संजीवनी का, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर ई संजीवनी में ये पर्टिकुलर मामला काम कैसे करता है इसको समझते हैं, कैसे ये टेलीमेडिसिन काम करती है। करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर से ई संजीवनी ऐप को डाउनलोड करना होगा। आपने एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर इसको डाउनलोड कर लोगे। स्टेप 1 में क्या करना होगा, आपने रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपने यहाँ पर जो टोकन है आपका वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई होगा, होता नहीं है, आप मोबाइल नंबर डालोगे, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, फिर आप वो OTP डालोगे तो आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। फिर जो भी पेशेंट होगा उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना होगा, है ना, कि कौन है पेशेंट, क्या बीमारी है, उन सब चीज़ों का अपना फॉर्म भरना होगा। फिर आपने एक रिक्वेस्ट करनी होगी टोकन के लिए कि मुझे एक टोकन दिया जाए। टोकन करने के बाद में, टोकन की रिक्वेस्ट देने के बाद में आपने सारा का सारा जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है, अगर आपका कोई हेल्थ रिकॉर्ड है, पहले आप बीमार रहे हो या कोई और बीमारी रही है या कुछ और हुआ है, तो वो सारा रिकॉर्ड्स आपने यहाँ पर इसमें अपलोड करना होगा। फिर आपके पास में एक पेशेंट ID मिल जाएगी और आपको यहाँ पर आपका टोकन मिल जाएगा SMS पे, ठीक है, आपके मैसेज पर टोकन मिल जाएगा। तो ये स्टेप 1 होता है इस पर्टिकुलर मामले में। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है कि आपके पास में जैसे ही SMS आएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक लिंक आएगा आपके पास में, उस SMS के माध्यम से आपने लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करना है, जो आपकी ID ऊपर बन गई है ना, उस ID से यहाँ पे लॉगिन करना है, पेशेंट ID से। फिर उसके बाद स्टेप 3 के अंदर आप देखोगे तो आपका थोड़ा सा वेटिंग चलेगा, है ना, एक वर्चुअल वेटिंग रूम रहेगा। वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ और लोग होंगे जिनकी मीटिंग चल रही होगी, जो अपनी हेल्थ को दिखा रहे होंगे डॉक्टर से, आप वहाँ पे उसी लिस्ट के अंदर उसी लाइन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक कॉल नाउ का बटन होगा, कॉल नाउ का बटन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा थोड़ी देर में, और आप वहाँ पे उस बटन को एक्टिवेट करने के बाद में आप एक वीडियो कॉल कर पाओगे और वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर्स के साथ में बातचीत कर पाओगे, अपना हेल्थ चेकअप करवा पाओगे। स्टेप 4 के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया, कंसल्टेशन करोगे, डॉक्टर जो है ना वो आपको देखेगा, प्लस यहाँ पे ऐसी ऑनलाइन कंसल्ट करेगा, आपका जितना डेटा है वो सब देखेगा। फिर उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी उसको लेकर आपके पास में जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है टेलीमेडिसिन का। टेलीमेडिसिन ऐसे वर्क करता है। तो ई संजीवनी भी यहाँ पर बेसिकली एक टेलीमेडिसिन है। बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट। आप सोच रहे होंगे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट तो लग नहीं रहा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो आप देखो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, वो भी 2022 का था, है ना, प्रीलिम्स का जो मैंने आपको सवाल दिया है, और ये भी देखो 2022 का है, पिछले साल ही सवाल पूछा गया था। सवाल था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लेकर। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो इसके रेफरेंस में पहला स्टेटमेंट यह है कि इस मिशन को यहाँ पे प्राइवेट और जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं इन दोनों को अडॉप्ट करना होगा। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस मिशन को लेकर इसका जो एम है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर, सभी लोगों की जो हेल्थ है बेसिकली उसको यहाँ पे कवर किया जाए, भारत के जितने भी सिटीजन हैं वो सब यहाँ पर इसका हिस्सा बने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। तीसरा बेसिकली यहाँ पर इस मिशन के रेफरेंस से बोला गया है इसके पास में एक सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश में आप कहीं पर भी इसके माध्यम से यहाँ पर एक हेल्थ सर्विस को दे सकते हो। इसके माध्यम से यहाँ पर पूरे देश भर में यहाँ पे आप इस प्रकार से सर्विस दे पाओगे, ठीक है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लेकर ये 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे। वैसे इसमें से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, अगर आप लोग देखोगे एक लॉजिक लगाओगे तो इसका वैसे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 ज़्यादातर इसका आंसर आपको 1, 2 एंड 3 ही देखने को मिलेगा। तो तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं इसके रेफरेंस पे वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। आर्टिकल क्या बोलता है, OVL क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो हुआ ये कि OVL को 20% का स्टेक मिल चुका है साखलिन 1 ऑयल गैस फील्ड के अंदर। ये जो ऑयल गैस फील्ड है ये कहाँ पर है, यह है रशिया में। पिछले साल हुआ यहाँ पर यह था कि भारत की जो ये कंपनी है ना ये बाहर हो गई थी, इसका स्टेक कम हो गया, इसका स्टेक खत्म हो गया था, भारत की ओनरशिप इस कंपनी में नहीं थी। लेकिन भारत की इस कंपनी को वापस से 20% की ओनरशिप मिल गई है इस कंपनी में, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है।
तो समझते हैं यहाँ पर ये क्या है कंपनी, उसका देखो जो मैंने आपको बताया ना, इस प्रकार से आपको वो देखने को मिलेगा रशिया के अंदर में। अभी आपको मैं मैप वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर कहाँ पर सारी चीज़ें हैं। न्यूज़ क्या है, तो हाल ही में जो ONGC विदेश लिमिटेड है, OVL मैंने बोला था ना, OVL मतलब ONGC विदेश लिमिटेड, ये क्या है, ये ओवरसीज़ आर्म है। यानी कि देखो हमारी ऑयल और नेचुरल गैस जो कॉरपोरेशन है ना, इसी की यहाँ पे एक बॉडी है जो कि यहाँ पर बाहर वाली कंट्रीज़ में काम करती है। तो अभी यहाँ पर इसको 20% की ओनरशिप वापस से मिल चुकी है इस साखलिन 1 ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर में। यह जो गैस फील्ड है कहाँ पर स्थित है, रशिया के ईस्टर्न रीजन में। अभी मैं आपको मैप दिखाता हूँ। देखो ऊपर आपको ये रशिया नज़र आएगा, रशिया के ईस्टर्न रीजन कौन सा हुआ, ये वाला ईस्ट हो गया, और आपको बहुत ज़्यादा ईस्ट में जाना होगा। जब ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये साखलिन आइलैंड्स नज़र आएंगे, है ना, ये रहे, है ना। इसके ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ ओकोस्क, ये ऊपर सी ऑफ ओकोस्क देखने को मिलेगा, यहीं की हम बात कर रहे हैं। यहीं पर बेसिकली क्या है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि ये साखलिन 1 ऑयल एंड गैस फील्ड देखने को मिलती है। ठीक है, तो साखलिन 1 एंड ऑयल गैस फील्ड जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है कहाँ पर स्थित है, सी ऑफ ओकोस्क में, मैंने आपको बताया, जो कि बेसिकली साखलिन आइलैंड के बिल्कुल जस्ट पास में है, रशिया के ईस्टर्न रीजन में। वो भी अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले मैप में देखा। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 अलग अलग फील्ड्स देखने को मिलती है जहाँ से ढेर सारा ऑयल जो तेल है वो निकाला जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो मशीन लगी हुई है, यहाँ से ढेर सारा जो तेल है वो हम लोग निकाल पाएंगे पानी के अंदर से, समुद्र के अंदर से। ठीक है, तो इसकी 3 फील्ड्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग नाम है यहाँ पर, चाइवो, ओडोप्टू, देन उसके बाद में आर्कुतनदागी, ये रशियन नेम आपको इसके देखने को मिलेंगे। साखलिन 1 प्रोजेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको ऑपरेट किया जाता है एक्सॉन नेफ्टे गैस के थ्रू। ये बातें ध्यान में रखने की नहीं है, आप सिर्फ आइडिया रख सकते हो। बाकी आप देखोगे इसमें भारत को जो ओनरशिप है वो मिल चुकी है 20% की वापस से। इससे पहले जापानीज कंपनीज भी यहाँ पर इसका हिस्सा है, और साथ ही साथ में रशिया का एक मेजर चंक इसमें आता ही है। ठीक है, तो साखलिन आइलैंड ये आपको देखने को मिल जाता है। इधर आपको यहाँ पर सी ऑफ ओकोस्क देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो मैंने अभी आपको ऑयल फील्ड के बारे में बताया था, तीनों ऑयल फील्ड वो यहाँ पर, एक ऑयल फील्ड इसके जस्ट पास में है, यहाँ पर ये वाली, है ना, एक ऑयल फील्ड, इसको जूम करके दिखाया गया है, एक ऑयल फील्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी ओडोप्टू फील्ड, और एक यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये 3 ऑयल फील्ड्स यहाँ पर लगाई गई हैं। ये आपको 3 ऑयल फील्ड्स जो है ना एग्जैक्टली दिख रही होंगी। यहाँ से जो तेल है वो समुद्र से निकाला जाता है। तो ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी के अंदर भारत का जो 20% का स्टेक है वो आ चुका है, यही हमने अभी डिस्कस किया। तो इंडिया की जो ONGC विदेश है इसका 20% का ओनरशिप हो गई, रशियन ऑयल कंपनी की 20% की हो गई, और कुछ और कंपनीज हैं उनका भी यहाँ पर ओनरशिप इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, खास बात यहाँ पर यह है कि जो साखलिन 1 प्रोजेक्ट है इसका एक अंदाजा यह है कि लगभग इसने 2.3 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल को होल्ड करके रख रखा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर इतना सारा तेल देखने को मिलेगा। अच्छा, 2.3 बिलियन बैरल्स की बात की जा रही है, तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि आखिरकार एक बैरल में कितना होता है। ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन बताओ कि एक बैरल में कितना लीटर होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, आपने न्यूज़ अच्छे से समझ ली, आखिरकार खबर क्या निकल कर आ रही है। अब थोड़ा सा आपने समझना होगा OVL के बारे में, जिस कंपनी ने स्टेक लिया है इसके अंदर, जिस कंपनी के पास में ओनरशिप आई है, उस कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए कि आखिरकार ये ONGC विदेश लिमिटेड है क्या। तो ONGC विदेश लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी देखने को मिलती है। आपने पता होगा कि ऐसे कई सारी कंपनीज होती हैं, एक यहाँ पर मिनी रत्न कंपनी ये नजर आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखोगे कि ये जो OVL है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आने वाली ये एक बॉडी है, जो कि बाहर से, अब इंडिया के बाहर अगर कोई सी कंट्री के अंदर कोई इस प्रकार का ऑयल को निकालने का प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें हिस्सा लेती है, उसमें ओनरशिप लेती है यही वाली कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड, जिसको हम OVL के नाम से जानते हैं। ONGC विदेश जो है ना, ये भारत की पेट्रोलियम कंपनी के मामले में सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी के कैटेगरी के अंदर आती है। ये जो ONGC विदेश है ये कई सारा ऑयल को प्रोड्यूस करती है। इवन भारत के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है ना, वहाँ पर भी ढेर सारे तेल को प्रोड्यूस करती है, नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करती है। और जो बाहर की कंट्रीज़ जो है ना, अपने यहाँ पर अगर कोई ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करती है, उनकी जो कंपनियाँ हैं उनमें भी यहाँ पर ये हिस्सा लेती है, उनमें भी पार्टिसिपेट करती है, जैसे अभी आपने रशिया वाली न्यूज़ के अंदर देखा। ठीक है, ये आपको न्यूज़ आर्टिकल कवर हो गया। आगे आते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। हर एक आर्टिकल को मैं दिखा रहा हूं, उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूं। आई होप आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी। अगला न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़पेपर से लिया गया है, वैसे ये कल के द हिंदू में भी आया था। बात यहाँ पर की जा रही है, जो हमारी CRPF है ये कुछ आर्म्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कि हथियार दे दिए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के गाँव के कुछ लोगों को, आम लोगों को यहाँ पे हथियार दिए गए और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है।
ताकि वो लोग यहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन कर सकें, अपने लोगों को बचा सकें। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर में कई बार टेरर अटैक हुए हैं और कई बार अटैक होते रहते हैं। अभी रिसेंटली भी दांगरी के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे कुछ लोग मारे गए थे। तो उसी वजह से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बॉर्डर के आसपास के जो गाँव हैं वहाँ पे जो आम लोग हैं उनको यहाँ पर यह हथियार दिया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। तो ये बेसिकली सीआरपीएफ कर रही है, इसी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो न्यूज़ यहाँ पर क्या है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस ऑफ आर्मिंग मेंबर्स ऑफ वीडीजी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वीडीजी। वीडीजी मतलब पता है क्या है? वीडीजी मतलब है विलेज डिफेंस गार्ड्स। ठीक है, क्या है? विलेज डिफेंस गार्ड्स, ध्यान रखना। तो सरकार ने यहाँ पर क्या किया, इन विलेज डिफेंस गार्ड्स को, आपको पता है नाम से पता चल रहा है, विलेज को सपोर्ट करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए कुछ गार्ड्स हैं। इनको यहाँ पे राइफल्स प्रोवाइड करवा दी गई हैं, हथियार दे दिए गए हैं और इनको ट्रेनिंग दी जा रही है जम्मू रीजन के अंदर में। ठीक है, ताकि यहाँ पर ये लोग अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकें और अच्छे से यहाँ पर कोई टेरर अटैक होता है तो उससे निपट सकें। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अबाउट में अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया वीडीजी का मकसद क्या है। इसका मकसद यहाँ पर यह कि छोटे छोटे ग्रुप्स को बनाना, छोटे छोटे सिविलियन ग्रुप्स होंगे और उन ग्रुप्स को प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि बॉर्डर के पास में और जहाँ पर आतंकवादी हमले ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, बहुत कॉमन से होते हैं, तो वहाँ पर इन लोगों को ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बाकी इनको बाकी सारी जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो सारी की सारी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इनके पास भी एक जिम्मेदारी बन जाएगी अपने लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने की। ठीक है, तो होता यहाँ पर यह है कि विलेज डिफेंस कमेटी, विलेज डिफेंस कमेटी भी इसी से रिलेटेड है। इस कमेटी को बनाया गया था 1990s में, ताकि जो बेसिकली गांव के अंदर लोग हैं उनको हथियार देकर उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जा सके, अपने आप को कैसे बचाना है उसको सिखाया जा सके। तो स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर रीजन के लिए ध्यान रखना। आपसे किसी और रीजन के लिए पूछा जाए तो ऐसा नहीं है, केवल और केवल जम्मू एंड कश्मीर रीजन के लिए। ठीक है, केवल और केवल जम्मू एंड कश्मीर रीजन के लिए ध्यान रखना। ये कमेटी बनाई गई थी। फिर साल 2020 में यहाँ पर जो विलेज डिफेंस कमेटी है, इनकी पॉलिसी को वापस से यहाँ पर रिवैम्प किया गया, वापस से कुछ चेंजेस करके हम इनकी पॉलिसीज़ को लेकर आए। तो जो विलेज डिफेंस ग्रुप है ना, ये क्या करता है, ये बेसिकली ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैंने आपको बताया ये कमेटी हमारे पास में बहुत पहले 1990s में आ चुकी थी। 2020 में इस कमेटी ने कुछ नई नीतियां लेकर आई और उस नीति के अंदर इन्होंने विलेज डिफेंस ग्रुप को बना दिया। अब इस ग्रुप के अंदर कुछ लोग होंगे, है ना, मिनिमम 15 लोग होंगे एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये जो ग्रुप होगा ना, इसको हम विलेज डिफेंस ग्रुप के नाम से भी जानेंगे। और साथ ही साथ में इन ग्रुप को हेड किया जाएगा एक रिटायर्ड ऑफिसर के थ्रू, जो आर्मी के हो सकते हैं या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के हो सकते हैं या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो सकती है, ध्यान रखना। अब आपका सवाल होगा कि इन लोगों को यहाँ पर रिक्रूट कर लिया गया है या फिर इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इनको कोई सपोर्ट वगैरह मिलेगा क्या, या फिर ये लोग डिफेंस ही करते रहेंगे? सपोर्ट मिलेगा, इनको मंथली रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। जितने भी यहाँ पर विलेज डिफेंस गार्ड्स होंगे इन सबको मंथली पेमेंट दी जाएगी, मंथली यहाँ पर रेम्यूनरेशन इनको मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। ये जितने भी विलेज डिफेंस गार्ड्स होंगे ये सब फंक्शन करेंगे, परफॉर्म करेंगे सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और साथ ही साथ में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी, एसपी और साथ ही साथ में ये जो नाम दिए गए ना, इन लोगों के अंडर में यहाँ पर ये परफॉर्म करेंगे। बात क्लियर हो गई? ये आपने समझ लिया वीडीजी के बारे में। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नाउ आगे आते हैं। तो आपको पता होगा हमेशा हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज हमारा न्यूज़पेपर है नहीं, तो एडिटोरियल भी इतने है नहीं, तो इस वजह से हम लोग मेंस का क्वेश्चन पहले ले रहे हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको पढ़ाया था एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में, पता होगा इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया था कि कैसे कैसे यहाँ पर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। तो वही चीज़ आपको समझानी है, आपको डिटेल से एनोमरेट करना है, बताना है स्टेजेस के बारे में और एग्जामिन करना है प्रोसेस के बारे में ऑफ द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। भारत के अंदर जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है ना, ये क्या है पहले तो ये बताना, फिर इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, पूरा प्रोसेस क्या है वो आपने बताना है, किस लिए हम इसको लेकर आए वो आपने बताना है। तो डिटेल से समझाना, 250 शब्दों में आपको आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लगभग 44,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पर सबमिट करना। सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम ये भी करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे कई सारा फ़ायदा होगा, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे, साथ ही साथ में सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता पाओगे कि हाँ आपको यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? आगे आते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बेसिकली हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर से ही है। क्या बात करता है, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दिया है कि हाँ हम लोग यहाँ पर कुछ इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम्स को परचेज करेंगे, यानी कि कुछ अपनी मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल, नाग मिसाइल, इन सब को परचेज किया जाएगा। इसके लिए लगभग 4,276 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। इसका डीएसी की साइड से अप्रूवल मिला है। तो हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे डीएसी को। पहले मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपका ये डीएसी तैयार हो जाएगा। तो हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दिया कुछ वेपन्स, कुछ हथियार को खरीदने के लिए। मैंने आपको बताया जिसके लिए 4,276 करोड़ रुपया खर्चा जा रहा है। इसमें यहाँ पर हेलीकॉप्टर लॉन्च, नाग मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं जिसको हम परचेज करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी न्यूज़ यानी खबर। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं जहाँ से आपसे यूपीएससी सवाल पूछेगा, वो है डीएसी, दैट इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये है क्या? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बेसिकली हमारे डिफेंस के मामले में एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है ना। इस डिफेंस सेक्टर में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल लेता है। डिसीजन किस मामले में? कोई हथियार हम लोग को परचेज करना है तो उस मामले में, ठीक है। हथियार परचेज करने के लिए अप्रूवल वगैरह डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही देता है। इसके चेयरमैन की बात करें, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, जैसे आज के समय पर राजनाथ सिंह जी हैं डिफेंस मिनिस्टर, तो वही बेसिकली इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन हैं। बाकी इसके कुछ और मेंबर्स भी होते हैं। मेंबर्स के अंदर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, खासकर इसके मेन चेयरमैन कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना जो भी हमारे आर्म फोर्सेस को, जो भी यहाँ पे हमारी नेवी है ना, उसके बाद में हमारी एयरफोर्स है, साथ ही हमारी आर्मी है, इनको किन किन हथियार की ज़रूरत है, अगर ये परचेज़ करते हैं तो उसका अप्रूवल वगैरह देने का काम यहाँ पर करता है। तो ये इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का। इसके फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको यहाँ पर बनाया कब गया था। देखो, इसको बनाया गया था बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन के बेसिस पर, ठीक है। कुछ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक रिकमेंडेशन दिया। कब दिया? ये कारगिल वॉर की बात की जा रही है। कारगिल वॉर 1999 में हुआ था, पता होगा, है ना। तो उसके अगले ही साल, एक साल छोड़ने के बाद में साल 2001 में यहाँ पर एक कमेटी थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, और उन्होंने बेसिकली रिकमेंडेशन दिया कि हाँ हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होना चाहिए। तब से हम लोगों ने यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल्स को रख रखा है, और इसका काम क्या क्या है मैंने आपको बताया। अप्रूवल देना, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर ये जो अप्रूवल है वो प्रोवाइड करवाता है। बात क्लियर हो गई। अगले आर्टिकल पर आते हैं। जो थंबनेल में आर्टिकल है ना कोरोनरी स्टेंट को लेकर, वो आर्टिकल अब यहाँ पे आया है। मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली कोरोनरी स्टेंट होते क्या हैं, और रिसेंटली यहाँ पर एक इशू भी हुआ है। तो सेंटर स्टैंड सॉट ऑन सेल ऑफ कोरोनरी स्टेंट्स आफ्टर क्लिनिकल स्टडीज़। मामला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे कुछ पिटिशनर्स हैं। पिटिशनर्स मतलब याचिका करता है, अब जो कि बेसिकली याचिका को डालते हैं कोर्ट के अंदर में। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, पिटिशनर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका जारी करी। याचिका डालते हुए यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि आज के समय में जो कोरोनरी स्टेंट होते हैं, डोंट वरी, कोरोनरी स्टेंट क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। जो कोरोनरी स्टेंट होते हैं, इसको बनाया जाता है, बनाने के बाद में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो इसकी जो अनुमति है ना, अनुमति में कोई भी यहाँ पर क्लिनिकल स्टडीज़ नहीं होती है, कोई भी इसका टेस्ट वगैरह होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इन पिटिशनर्स का कहना यह है कि इसका टेस्ट वगैरह होना चाहिए, एक प्रॉपरली टेस्ट, और इसके ऊपर स्टडीज़ होने के बाद में इसके ऊपर बिक्री वगैरह करनी चाहिए, इसको बेचना चाहिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो याचिका के अंदर लोगों ने अनुरोध किया है अदालत केंद्र को कि देखो यहाँ पर क्या किया जाए, हमारी केंद्र सरकार से बोला जाए कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए या फिर यहाँ पर इन चीज़ों को लागू करे जिसमें जो कोरोनरी स्टेंट हैं, इनको बनाने या इस्तेमाल करने से पहले यहाँ पे क्या किया जाए, इनका पूरा अध्ययन किया जाए, पूरा स्टडी की जाए, पूरा डेटा क्रिएट किया जाए, फिर उसके बाद में यहाँ पर इनको बेचा जाए। तो ये बेसिकली यहाँ पर आज के समय पर कोरोनरी स्टेंट को लेकर ये इशू क्रिएट हुआ है। तो हम समझेंगे कोरोनरी स्टेंट क्या होता है, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये तो मैंने आपको पहला कारण बताया जिसकी वजह से चर्चा में था। उसके अलावा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने यहाँ पर रिसेंटली, अभी आप कह सकते हो, इसके दाम को बढ़ाने के लिए अप्रूवल दिया था, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, वो भी यहाँ पर न्यूज़ में था। तो कोरोनरी स्टेंट कई सारे कारण की वजह से न्यूज़ में है। कारण आपने समझ लिया कि भैया इसको बेचने या बनाने से पहले यहाँ पर इसकी एक स्टडी कर ली जाए, वो बेसिकली पिटिशनर्स का कहना है। तो हाई कोर्ट ने हमारी सरकार से एक वो मांगा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मांगा है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप जवाब दो, ठीक है। ये लोगों की पिटिशन के ऊपर जवाब दो कि आपका क्या कहना है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम समझेंगे कि आखिरकार ये कोरोनरी स्टेंट होता क्या है।
देखो कोरोनरी स्टेंट को समझने से भी पहले आपको एक और बेस समझना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है, जब आप लोग हार्ट को देखोगे ना तो हार्ट में आपको कई सारी कोरोनरी आर्टरीज देखने को मिलेंगी, या आपको रेड कलर की दिख रही होगी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होगी, इधर राइट कोरोनरी आर्टरी होगी। इनका काम क्या है? इनका काम है ब्लड को फ्लो करना। आपका हार्ट जो पंप हो पा रहा है ना वो भी यहाँ पर इसी कोरोनरी आर्टरीज की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, अगर ये चोक हो जाए, ये बंद हो जाए तो आपके हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्लड पंप नहीं होगा, तो वो सारा प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आर्टरीज का मेजर रोल है इस ब्लड के अंदर में, ब्लड को लेकर तो ध्यान रखना। तो कोरोनरी आर्टरी का मेन काम क्या होता है? ये बेसिकली मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर में, जो कि हमारे ब्लड को सप्लाई करती हैं हार्ट तक। हार्ट हमारा जो पंप हो पाता है वो इन्हीं आर्टरीज की वजह से हो पाता है। ये दो आर्टरीज है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब इनमें कभी बीमारी हो जाती है। अब कहोगे बीमारी कैसी? तो एक वैक्सी सा सब्सटेंस जैसा मोम होती है ना, उस मोम के प्रकार का जो सब्सटेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेक, ये जो प्लेक है ना ये इसकी दीवारों पर जम जाता है। कैसे? मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये आपका हार्ट हुआ, ये आपकी कोरोनरी हो गई। तो कोरोनरी आर्टरी में ये जो पीला पीला है ना ये बेसिकली प्लेक है। आप देखो ये तो आर्टरी हो गई, बिल्कुल क्लियर है, ये नॉर्मल आर्टरी है, लेकिन इसमें यहाँ पर वैक्सी आपको ये सब्सटेंस देखने को मिलेगा। मोम सा सब्सटेंस है पीला पीला, ये सब जो है ये प्लेक है। ये प्लेक क्या होता है? इसके अंदर जम जाता है, इनर वॉल्स के अंदर में, अंदर वाली वॉल्स के अंदर में प्लेक जम गया। अब इससे जब प्लेक जम गया, और मैंने आपको बताया इसका काम क्या है, ब्लड को सप्लाई करना, हमारे हार्ट तक ब्लड पहुंचाना, और फिर उसकी वजह से ही हमारा हार्ट पंप हो पा रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो इस तरीके से ये जो जगह है ना कम हो गई है, तो इससे जो ब्लड है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता। ब्लड की सप्लाई जैसे होनी चाहिए थी वो वैसी नहीं हो पाती, रुक रुक कर हो पाती। आप देखो कि अगर ये इसको नली को क्लियर कर दिया जाए तो ब्लड की सप्लाई तेजी से होगी, लेकिन अब ऐसे ब्लड रुक रुक कर जाने लगेगा, और ये कहीं ना कहीं इंसान की मतलब जानलेवा खतरा बन सकता है उसके लिए। ठीक है, तो ब्लड फ्लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है हार्ट को लेकर, ये यहाँ पर बताया गया। अगर यहाँ पर इसके अंदर इस प्रकार से वैक्स जम जाती है तो होता क्या है सर? ये तो समझ में आ गया। चलो हाँ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है। अब करेंगे क्या? हम लोग यहाँ पे कोरोनरी स्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यही तो समझना है कोरोनरी स्टेंट, जिसको लेकर बवाल चल रहा है। कोरोनरी स्टेंट बेसिकली यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। जो जाली है ना, ये जो जाली आपको दिख रही है, मैं जाली बोल रहा हूँ एक रफ वर्ड में, आप ऐसे देख सकते हो, ये है बेसिकली कोरोनरी स्टेंट। इसको क्या करेंगे? इसको यहाँ पर इसके अंदर फिट कर देंगे। इससे क्या होगा? जो ये कोरोनरी आर्टरी ना ये खुल जाएगी। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ब्लड अटक रहा है बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा? इसके अंदर ये स्टेंट को फिट कर दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर ये जिसकी वॉल पीछे पीछे हो जाएंगी, खुल जाएंगी, जगह खुल जाएगी, तो यहाँ पे ब्लड भी बहुत आराम से सप्लाई हो पाएगा। बात क्लियर हो गई? तो कोरोनरी स्टेंट बेसिकली छोटा सा देखने को मिलेगा। कुछ वायर का हमने एक ट्यूब बना रखा है जिसको हम इसके अंदर लगा देते हैं, और ये बेसिकली काम कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने देखा कि प्लेक जम गया है ना, ये प्लेक जम गया जिसके चक्कर में ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो 20 स्टेप में हम क्या करेंगे? इस प्रकार से स्टेंट को डाल देंगे। अब स्टेंट को डालना इतना आसान नहीं होता है। कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। इस प्रोसीजर में जो यहाँ पे हार्ट वाले जो डॉक्टर होता है ना, वही यहाँ पर इसको कर पाते हैं। वो इस स्टेंट को पतले से ट्यूब के अंदर फंसाते हैं एक बैलून टिप का इस्तेमाल करके। आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर कोरोनरी स्टेंट को डाला इसके अंदर, इसके बीच में यहाँ पर एक बलून है, गुब्बारा सा आपको ये बीच में दिख रहा होगा, है ना। गुब्बारा पहले तो यहाँ पे ऐसे ही गुब्बारा होता है, गुब्बारा डालने के बाद में हम इसको गुब्बारे को फुलाते हैं। अब फुलाने के बाद में आप देखोगे जैसे जो गुब्बारा फूलेगा, ये जो है आर्टरीज है वो खुलती भी चली जाएंगी, थोड़ी थोड़ी खुल जाएंगी, पीछे पीछे हो जाएंगी, फिट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये स्टेंट फिट हो गया, तो इसमें से हम क्या करेंगे? गुब्बारे को मतलब फोड़ देंगे, या फोड़ना क्या है, या फिर डिफ्लेट कर देंगे, उसका जो हवा है वो निकाल देंगे, है ना। गुब्बारे की हवा जैसे निकल जाएगी तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे बलून को। तो ये जो ये जो स्टेंट है ना, ये बेसिकली इस आर्टरी के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ पर ही समझ गए होंगे। तो ये जो स्टेंट है हमेशा आर्टरी के अंदर रहेगा, जो कि यहाँ पर आपको मदद करेगा कि आपका जो ब्लड है वो प्रॉपरली सप्लाई हो सके हार्ट तक। तो यहाँ पर इसी स्टेंट के बनावटी को लेकर बोला गया कि भैया इसको बेचने से पहले, आपने बना तो लिया, इसको बेचने से पहले इसके ऊपर एक प्रॉपरली स्टडीज़ होनी चाहिए। वो बात यहाँ पे पिटिशनर्स के थ्रू बोली गई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली यहाँ पे पृथ्वी 2 मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, इस वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में। तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हाल ही में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली पृथ्वी 2 मिसाइल को कर दिया है लॉन्च ओडिशा के चांदीपुर से। तो पृथ्वी 2 मिसाइल क्या है? पृथ्वी 2 मिसाइल बेसिकली एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस बलिस्टिक मिसाइल है। आपको पता होगा बलिस्टिक मिसाइल मतलब क्या होता है।
यहाँ पे मान लो एक तरीके से आपने यहाँ से मिसाइल लॉन्च करी है और यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे आपने मिसाइल को हिट करना है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये होता है कि जब आपने इस मिसाइल को छोड़ा तो वो इस प्रकार से हमारे एनवायरमेंट से बाहर जाएगी पहले, और फिर वापस आने के बाद में यहाँ पर एंटर करेगी और अपने टारगेट को हिट करेगी। इस प्रकार से हमें बैलिस्टिक मिसाइल चलती है। ठीक है, तो ये क्या है ना, पृथ्वी मिसाइल बेसिकली एक बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि सतह से आपने छोड़ा है और आकर वो सतह पर हिट करेगी। तो सरफेस से सरफेस पर हिट करने वाली यहाँ पर यह पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अंदर पावर है कि लगभग ये 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड को, 1000 किलोग्राम तक का आप कह सकते हो जो वेपन है, जो वॉरहेड है, आगे बॉम्ब है, वो लेकर चल सकता है। इतना वजन यहाँ पर लेकर ये मिसाइल चल सकती है। इसकी जो रेंज है मिसाइल की वो 350 किलोमीटर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 350 किलोमीटर की यहाँ पर रेंज है, इतनी दूरी तक यहाँ पर मिसाइल जा सकती है। ये जो मिसाइल है इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि जो प्रिसीजन सिस्टम है इसका वो बहुत ज़्यादा सटीक है, यानी कि अपने आप में सटीक जगह पर जाकर हिट करेगी। अपने टारगेट जो हमने सेट किया है ना उसी टारगेट पर जाकर हिट करेगी। बाकी इसको रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, ये इसकी स्पीड रहने वाली है। दूसरा, आप यहां पर देखोगे तो हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर इस मिसाइल को हम ऑलरेडी इंडक्ट कर चुके हैं, और ये जो मिसाइल है ना ये IGMDP का ही हिस्सा है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, इसी के अंडर में यहां पर इस पृथ्वी मिसाइल को बनाया गया है। अब ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इस प्रोग्राम की शुरुआत हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने की थी, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि मिसाइल के डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम के माध्यम से इंडिया जो है ना मिसाइल के मामले में खुद यहाँ पे अपने आप में बहुत अच्छे लेवल पर खड़ा हो पाया है। हमारी सरकार ने इस प्रोग्राम को यहाँ पर अप्रूव भी किया, 1983 में मार्च 2012 में कंप्लीट किया, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर में हम लोगों ने 5 मिसाइल्स को डेवलप किया है। उन 5 मिसाइल्स को ध्यान रखने के लिए आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, बिहार की कैपिटल पटना। अब पटना से आप यहाँ पर देख पाओगे इन 5 मिसाइल्स के नाम याद हो जाएंगे। पी से पृथ्वी मिसाइल, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। पृथ्वी बेसिकली शॉर्ट रेंज और सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, अभी हमने पढ़ा। इसका पृथ्वी 2 मिसाइल अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया है DRDO के थ्रू। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसी प्रकार से अग्नि मिसाइल है। देन अग्नि मिसाइल के बाद T से त्रिशूल हो गया, N से नाग हो गया, A से आकाश हो गया। तो ये 5 मिसाइल्स हम लोगों ने डेवलप की हैं। कौन से प्रोग्राम के अंदर में, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो क्या सवाल बन जाते हैं क्या ऐसे? बिल्कुल सवाल बन जाते हैं। UPSC ने साल 2014 में डायरेक्टली यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न किस चीज़ को लेकर था? अग्नि 4 मिसाइल को लेकर। अग्नि 4 मिसाइल को लेकर यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि अग्नि 4 मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दूसरा स्टेटमेंट, इसको यहाँ पर इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो लिक्विड फ्यूल होता है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये 1 टन तक जो न्यूक्लियर वेपन है ना इसको लेकर जा सकता है 7500 किलोमीटर की दूरी तक। 7500 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना ये तय कर सकता है 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ में। तो क्या ऐसा है? तो अब यहाँ पे जब आप इसका आंसर देखोगे ना तो पहले आपको ऑप्शन देखने होंगे। ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 एंड 3, ऑप्शन C 1 एंड 3, या फिर ऑप्शन D तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर है केवल और केवल ऑप्शन A। केवल और केवल पहला यहाँ पर सही है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। उसके अलावा यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, क्योंकि इसकी रेंज 7500 किलोमीटर नहीं, लगभग यहाँ पे 4000 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे बताई जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपसे पृथ्वी 2 मिसाइल को लेकर भी बन सकता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज का लास्ट आर्टिकल है वो है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 के बारे में। देखो, स्पाइस यानी कि मसालों की बात की जा रही है, तो मसालों को लेकर एक प्रॉपरली मीटिंग होने वाली है, और उसका थीम क्या होने वाला है? उसका थीम है स्पाइस। नाम ही स्पाइसेस रखा गया है, SPICES। इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलेबोरेशन, एक्सीलेंस, सेफ्टी। आओ थोड़ा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है आखिरकार। हाल ही में सेक्रेटरी टू द स्पीशीज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे स्पीशीज बोल रहा हूँ, स्पाइसेस, जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि मसालों के लिए पूरा एक बोर्ड बनाया गया है। जैसे कॉफ़ी सेक्टर को देखने के लिए पूरा एक बोर्ड है, टी बोर्ड, इसी प्रकार से चाय के सेक्टर को देखने के लिए हमारे पास में प्रॉपरली एक बोर्ड है, वैसे ही मसालों के लिए यहाँ पर एक स्पाइसेस बोर्ड को बनाया गया है। तो इस बोर्ड के यहाँ पर एक सेक्रेटरी भी हैं। तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं ना, इन्होंने हाल ही में यहाँ पर वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बारे में बताया कि एक इवेंट होने वाला है इस मसालों को लेकर। ये होगा मुंबई के अंदर में 16 फरवरी से 18 फरवरी तक। ठीक है, इस प्रकार का इवेंट यहाँ पे हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं, 1990 से 1990 से यहाँ पर करते हुए आ रहे हैं। इस इवेंट में होगा क्या? मसाले के जितने भी इंपोर्टर हैं और जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनको बैठाया जाएगा, इनके आपस में इंटरेक्शन होगी, डिस्कशन होगा। ठीक है ना। अब इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ स्पाइस बोर्ड। स्पाइस बोर्ड की लीडरशिप के अंदर में, स्पाइस बोर्ड के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, इसके लीडरशिप के अंडर में बेसिकली यहाँ पर इस पूरे इवेंट को हम रखते हैं।
अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए 2023 में जो ये होने वाला है। इसका थीम क्या रखा गया? इसका थीम रखा गया स्पाइसेस। स्पाइसेस की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, थीम एज इट इज रटना पड़ता है। इसमें सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस, सेफ्टी यहाँ पर इसका थीम रखा गया है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। महाराष्ट्र जो है ना, इसको चूज किया गया है। महाराष्ट्र एज अ वेन्यू रखा गया है, यहीं पर ये इवेंट होगा। मैंने आपको बताया ना, ये इवेंट होगा कब से कब तक? 16 फरवरी से 18 फरवरी तक। तो ये कहाँ पे होगा इवेंट? महाराष्ट्र के अंदर होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर इसलिए भी होगा क्योंकि महाराष्ट्र कहीं ना कहीं स्पाइसेस के मामले में, मसालों के मामले में एक लीडिंग स्टेट की कैटेगरी में आता है। और साथ ही साथ में हल्दी का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने लगभग अभी 2 प्रकार की जो हल्दी हैं जिनको जीआई टैग मिला है वो यहाँ पर जनरेट करी हैं। 2 जीआई टैग वाली टर्मरिक वैरायटीज आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। 1 जीआई टैग वाली चिली वैरायटी यानी मिर्ची की वैरायटी देखने को मिलेगी। प्लस महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में जो समुद्र वाला हिस्सा है ना, तट पर, यहाँ पे एक और जीआई टैग वाला मसाला है जिसको हम कोकुम बोलते हैं। कोकुम इस प्रकार से मसाला दिखाई पड़ता है। तो हल्दी को और मिर्ची को तो आप जानते ही हो, कोकुम नहीं जानते थे, इस वजह से कोकुम का पिक्चर लगाया है। तो इस प्रकार का मसाला को भी यहाँ पर एक जीआई टैग वाला मसाला आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र जीआई टैग हल्दी, जीआई टैग मिर्ची और साथ ही साथ में जीआई टैग कोकुम के लिए भी जाना जाता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि महाराष्ट्र एक अच्छा जगह है, वहीं पर हम इस पूरे स्पाइसेस के इवेंट को रख लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड और डिस्कस करते हैं। ये स्पाइसेस के मामले में इसका एक पूरा बोर्ड बनाया गया है, तो इस बोर्ड के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो ये स्पाइसेस बोर्ड है इसको तैयार किया गया था 26 फरवरी 1987 में अंडर द स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986। ठीक है, तो ये जो 1986 का एक्ट है इसी के अंडर में इस स्पाइसेस बोर्ड को बनाया गया था। इससे पहले 2 अलग अलग बोर्ड्स हुआ करते थे, कार्डमम बोर्ड 1968 और स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल 1960। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे स्पाइसेस बोर्ड एक्ट को बनाया गया था। ठीक है, ये जो बोर्ड है किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है। इसकी जिम्मेदारी है कि जितना भी यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह है मसालों का उसका देखना, जो भी हमारे पास में 52 शेड्यूल्ड मसाले देखने को मिलते हैं, प्लस जो कार्डमम होता है, जो इलायची होती है, छोटी बड़ी इलायची, इसके डेवलपमेंट के ऊपर भी यहाँ पर ये बोर्ड फोकस करता है। मेन फंक्शन क्या है? मसालों को लेकर रिसर्च, डेवलपमेंट, रेगुलेशन करना, इन इलायची के ऊपर मेजर फोकस करना, प्लस यहाँ पर जितने भी मसाले हैं है ना, इनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे कैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर मसालों का डेवलपमेंट करना है, वो सारा का सारा काम यहाँ पर इस स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का होता है। तो ये था आज का हमारा पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा। कई सारे न्यूज़ आर्टिकल हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से डिस्कस करे हैं। ऐसे ही हम लोग सुबह वाला सेशन को चलाते हैं, बट अभी मैंने जो है सुबह वाला और द हिंदू वाला सेशन मिक्स कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो अब क्या हुआ है, जितना भी आपने अभी सुना है लेक्चर को, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तैयार करके दिए जा रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपने। आप कैसे अटेम्प्ट करोगे वो आपने अगर वीडियो अच्छे सुना होगा तभी कर पाओगे। पहले मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा कि आखिरकार क्वेश्चंस क्या क्या बोलते हैं, आपने उसके आंसर देते हुए चलना है और नीचे अपना स्कोर लिखना है कमेंट सेक्शन में। स्कोर लिखे बिना मत जाना। दूसरा, फिर उसके बाद में मैं आपको एक साथ सारे क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा। जो पहला क्वेश्चन है वो है ई संजीवनी को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया। ई संजीवनी को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, इस बॉडी को, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट जो CDAC है यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कम्युनिटी मोहाली का यहाँ पर ये है। तो क्या ये यहाँ पर इसका क्रिएटर है ई संजीवनी का? बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। ज़रा आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में, वीडियो पॉज करके। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन को देखना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो और इसका आंसर देने की कोशिश करना। साखलिन 1 ऑयल एंड जो गैस प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है? ऐसे सवाल डायरेक्टली बनते हैं। आपसे पता होगा विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया था, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है? रशिया, जर्मनी, जापान या UK? बताओ इसका सही उत्तर नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और लास्ट में स्कोर जरूर लिखना कि आपने कितने क्वेश्चन अपने सही किए हैं। अगले क्वेश्चन में बात यही है भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। सबसे पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, भितरकनिका नेशनल पार्क बेसिकली एक घर है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का, जहां पर खारे पानी वाले मगरमच्छ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, एक रिवर है वंशाधारा, वो क्या इस पार्क से पास होती है, इस नेशनल पार्क से गुजरती है? ये आपको बताना है। इसको लेकर यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है नेशनल साइंस डे 2023 के बारे में। तो नेशनल साइंस डे
2023 के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इस बार का जो थीम है वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के मेमोरी में। तो कौन सा यहाँ पर सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। ज़रा इसका आंसर भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में दो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है वीडीजी के बारे में। अभी हमने डिटेल से डिस्कस किया था विलेज डिफेंस गार्ड्स के बारे में, याद होगा। तो विलेज डिफेंस गार्ड्स को लेकर दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, आज के समय पे जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं इनको सेटअप किया गया है हर एक राज्य में और हर एक यूनियन टेरिटरी में, ये क्या सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, विलेज डिफेंस गार्ड्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं ये सब एलिजिबल होते हैं मंथली रेम्यूनरेशन के लिए, यानी कि मंथली उनको एक पेमेंट वगैरह दी जाती है। अब बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है 1 ओनली, दूसरा 2 ओनली, तीसरा दोनों सही हैं या फिर चौथा दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो इस पर्टिकुलर बॉडी के रेफरेंस में अगेन आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारी पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर में, जो कि यहाँ पर हथियार को खरीदने वगैरह के ऊपर डिसीजन लेती है। दूसरा स्टेटमेंट, जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वही हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन भी होते हैं। अब बताओ उसके बेसिस पर कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली बात करता है पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। तो पृथ्वी 2 मिसाइल के रेफरेंस में अगेन आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये एक सरफेस टू सरफेस और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। दूसरा यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो है 3500 किलोमीटर की। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट 1 ओनली, दूसरा 2 ओनली, तीसरा दोनों सही है या फिर चौथा दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। अभी लास्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया को लेकर। तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के रेफरेंस में आपको फिर से दो स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इस बोर्ड को बनाया गया था स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 के अंडर में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बोर्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद। तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन। बाकी यहाँ पर जो आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था आज का, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर है ना, जो आपसे पूछा गया था इन चारों पेयर में से कौन सा पेयर सही है, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। इसमें से केवल और केवल 2 पेयर्स आपको सही देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपका टेस्ट लिया है ना, अब इनके आंसर्स को देखते हैं फटाफट। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए इनके आंसर देखेंगे क्या क्या सही उत्तर हैं। तो आपसे यहाँ पर बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर देखेंगे। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया को लेकर प्रश्न पूछा गया था। इसमें बोला गया कि इस बॉडी को बनाया गया स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 के अंडर में। सही बात है, अभी हमने पढ़ा था। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में काम करती है, ये भी सही है। तो दैट इज वाई सी जो है बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पृथ्वी 2 मिसाइल को लेकर था। तो पृथ्वी 2 मिसाइल को लेकर पहला स्टेटमेंट दिया गया एक सरफेस टू सरफेस और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था इसमें वॉरहेड लगा सकते हैं और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इसकी जो रेंज है वो है 3500 किलोमीटर की। ऐसा है क्या? नहीं, मैंने आपको बताया था 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ना कि 3500 किलोमीटर की। इस वजह से ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लेकर। तो दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अपने आप में एक सबसे बड़ी बॉडी है जो कि डिफेंस में हम लोग को जो सामान परचेज करना है उसको लेकर डिसीजन लेने का काम करती है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए सही है। दूसरा, डिफेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, ये भी बात सही है, मैंने आपको बताया था अभी। आगे आते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विलेज डिफेंस गार्ड्स के बारे में। तो प्रेजेंट टाइम पर जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं ये हर एक राज्य और यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलता है। ये क्या सही है? नहीं, गलत है। केवल और केवल जम्मू एंड कश्मीर रीजन में आपको इस प्रकार से विलेज डिफेंस गार्ड्स देखने को मिलते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन ए हमारा हो जाता है गलत। दूसरा, जितने भी मेंबर्स होते हैं विलेज डिफेंस गार्ड्स के, क्या इनको मंथली रेम्यूनरेशन मिलता है? बिल्कुल सही बात है, मंथली इनको एक पेमेंट मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था नेशनल साइंस डे 2023 को लेकर। तो जो नेशनल साइंस डे 2023 है इसके रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट जो इसका थीम आपकी बार का वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, सही बात है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऑन द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, ये भी सही बात है। सीवी रमन साहब ने रमन इफेक्ट को डिस्कवरी की थी, इसका अनाउंसमेंट किया था इस दिन, इस वजह से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 और 2 हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर आपसे भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया। पहला स्टेटमेंट, भितरकनिका नेशनल पार्क बेसिकली घर है एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का, सही बात है, अभी पढ़ा था हमने। दूसरा, यहाँ से वंशधारा रिवर पास होती है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, कोई सी रिवर पास नहीं हो रही वंशधारा के बारे में हमने वैसे पढ़ा नहीं है, इस वजह से ऑप्शन 2 हमें पता भी नहीं है। हमें पहला वाला पता था, हम सही थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर आपसे पूछा गया साखलिन-1 ऑयल एंड गैस जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली कहाँ पर है, रशिया के अंदर है। मैंने आपको बताया जो हमारी ओवीएल कंपनी है इसने 20% स्टेक जो है इसके अंदर गेन किया है, इस वजह से यहाँ पर ये कंपनी न्यूज़ में है, ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में है। आगे आते हैं। फिर आपसे ई संजीवनी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। ई संजीवनी को लेकर पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से साल 2009 में, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट जो CDAC है दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, तो ये बेसिकली ये तरीके से क्रिएटर है ई संजीवनी का, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो हमारा बोथ 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया था। चलो, ये तो हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चन और ये हो गए सारे के सारे आंसर। आई होप आपने ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन के एक ही आंसर है, बोथ 1 और 2 वाले आंसर देखने को मिल रहे होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन के, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर किसने कितने क्वेश्चन कितने सही किए हैं, ठीक है। अपना स्कोर ज़रूर से लिख के जाना नीचे कमेंट सेक्शन में। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। बता सकते हो वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया।